नमस्कार, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं सत्य हिंदी बुलेटिन। एक नजर डाल लेते हैं अब तक की खबरों पर। मुंबई हाईकोर्ट की औरंगाबाद बेंच ने एक अंतरिम आदेश में महाराष्ट्र पुलिस द्वारा की जाने वाली मॉक ड्रिल करने से रोक दिया है। महाराष्ट्र पुलिस की इस मॉक ड्रिल में आतंकवादियों की भूमिका निभाने वाले कर्मियों को एक विशेष समुदाय से जोड़कर दिखाया जाता रहा है। मुंबई पुलिस आतंकी हमलों सहित विभिन्न प्रकार की इमरजेंसी से निपटने के लिए तैयारियों का परीक्षण करने के लिए मॉक ड्रिल करती है। कोर्ट सामाजिक कार्यकर्ता सैयद उसामा द्वारा दायर एक जनहित याचिका पर सुनवाई कर रही थी। उसामा ने अपनी याचिका में आरोप लगाया था कि पुलिस विभाग द्वारा की जा रही मॉक ड्रिल में ऐसी वेशभूषा और नारों को चित्रित किया जाता है जिससे पता चलता है कि आतंकवादी मुस्लिम थे। मामले की सुनवाई कर रहे जस्टिस मंगेश पाटिल और एएस चपलगांवकर की खंडपीठ ने 3 फरवरी को सरकारी वकील को मॉक ड्रिल आयोजित करने के दिशा निर्देशों के बारे में अदालत को अवगत कराने का निर्देश दिया था। दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में खुलासा किया है कि श्रद्धा मर्डर केस में आरोपी आफ्ताब पूनावाला ने कई चौंकाने वाले खुलासे किए हैं। इसमें आरोपी ने बताया है कि उसने कैसे श्रद्धा की लाश के टुकड़ों को ठिकाने लगाया। आरोपी ने इसमें बताया है कि उसने लाश के टुकड़ों को पेट्रोल से जलाया और कई हड्डियों को ग्राइंडर में पीसकर उसके पाउडर को सड़क पर फेंका था। पुलिस ने चार्जशीट में दावा किया कि आफ्ताब की दिल्ली से दुबई तक गर्लफ्रेंड थी। पिछले साल नवंबर के दूसरे सप्ताह में अपनी गिरफ्तारी के बाद आफ्ताब ने कथित तौर पर पुलिस को बताया था कि उसने श्रद्धा के शरीर के 35 टुकड़े कर दिए और उन्हें महरौली के जंगल में फेंका था। अब तक 20 से कम टुकड़े बरामद किए गए हैं। चार्जशीट में इस जघन्य हत्या में 150 से अधिक गवाहों की गवाही है। भूकंप से आई तबाही के बाद तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब अर्दोगान ने देश के 10 इलाकों में अगले 3 महीनों तक के लिए आपातकाल लगाने की घोषणा कर दी। अर्दोगान के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से उनके ट्वीट किए गए बयान में कहा गया है कि संविधान के अनुच्छेद 119 का इस्तेमाल करते हुए हमने आपदा से प्रभावित 10 सूबों में राहत और बचाव कार्य तेजी से चलाने के लिए आपातकाल लगाने का फैसला किया है। तुर्की में भूकंप के अब तक 5 झटके लगे हैं। सोमवार को रात तक 3 झटके आए थे। भूकंप के झटकों से अब तक कम से कम 5000 लोगों की मौत हो चुकी है। भारत की ओर से मदद की पहली खेप रवाना कर दी गई है। दक्षिण पूर्व तुर्की में सोमवार को 7.8 तीव्रता का भूकंप आया था। हजारों घर तबाह हो गए। पड़ोसी देश सीरिया में सैकड़ों लोगों की मौत हो गई। भारत समेत तमाम देशों ने तुर्की की तरफ मदद के हाथ बढ़ाए हैं। समाचार एजेंसी एनआई के मुताबिक राहत बचाव कार्य के लिए आगरा के आर्मी फील्ड हॉस्पिटल से 89 लोगों की मेडिकल टीम रवाना हुई है। इस टीम में कई मेडिकल विशेषज्ञ शामिल हैं। टीम घायलों का इलाज करेगी। इसके अलावा भारत ने राहत और बचाव अभियान के लिए एनडीआरएफ की टीम को भेज दिया है। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने आज मंगलवार को संसद में अडानी मुद्दे को लेकर सरकार पर जबरदस्त हमला बोला। राहुल ने कहा कि देश में एयरपोर्ट से लेकर सेब तक में एक ही शख्स की चर्चा है। राहुल ने कहा कि आखिर पीएम मोदी का अडानी समूह से क्या लिंक है। राहुल ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर बोलते हुए अडानी पर अपना हमला केंद्रित रखा। राहुल ने कहा कि पहले पीएम मोदी अडानी के विमान में सफर करते थे, अब अडानी मोदी जी के विमान में सफर करते हैं। ये मामला पहले गुजरात का था, फिर भारत का हो गया और अब अंतर्राष्ट्रीय हो गया है। अडानी ने पिछले 20 सालों में और इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को कितना पैसा दिया। राहुल गांधी ने अडानी मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरते हुए कहा, 2022 में श्रीलंका बिजली बोर्ड के अध्यक्ष ने श्रीलंका में संसदीय समिति को सूचित किया कि उन्हें राष्ट्रपति राजपक्षे ने बताया कि उन पर पीएम मोदी द्वारा अडानी को पवन ऊर्जा परियोजना देने के लिए दबाव डाला गया था। ये भारत की विदेश नीति नहीं, अडानी के कारोबार के लिए नीति है। अडानी मामले को लेकर राहुल गांधी ने लोकसभा में आरोप लगाया कि देश की विदेश नीति को अडानी का कारोबार बढ़ाने की नीति बना दिया गया है। उन्होंने कहा कि आज देश के एयरपोर्ट प्रबंधन में अडानी समूह का हिस्सा 30% और इजराइल से रक्षा कारोबार में 90% तक है, जो मोदी सरकार की सीधी मदद के कारण हुआ है। राहुल ने कहा कि पीएम जब ऑस्ट्रेलिया जाते हैं तो एसबीआई अडानी को $1 अरब का लोन दे देता है। उन्होंने कहा कि मोदी जी की पहली यात्रा बांग्लादेश की होती है तो वहां 1500 मेगावाट बिजली बेचने का जो समझौता होता है वो अडानी समूह को दे दिया जाता है। उन्होंने कहा ये देश की विदेश नीति नहीं, अडानी जी का कारोबार बढ़ाने की नीति है। राहुल ने एलआईसी का पैसा अडानी के शेयरों में डालने का विरोध करते हुए कहा कि इनके शेयर बड़े वॉलेटाइल हैं। इसके बावजूद सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए अडानी समूह की कंपनियों में डाल दिए। उन्होंने आरोप लगाया कि हजारों करोड़ रुपए के लोन सरकारी बैंकों से अडानी समूह को दिए गए, जिससे समूह का कारोबार आगे बढ़ा। राहुल गांधी ने अडानी को मिले रक्षा ठेकों के बारे में लोकसभा में सवाल किया। राहुल ने कहा कि अडानी ने कभी ड्रोन नहीं बनाया। HAL और भारत की अन्य कंपनियां ऐसा करती हैं, लेकिन उसके बावजूद पीएम मोदी इजराइल जाते हैं और अडानी को ठेका मिल जाता है। अब अडानी के पास रक्षा क्षेत्र में शून्य अनुभव है।
कल पीएम ने एचएएल में कहा कि हमने यानी कांग्रेस ने रफाल पर गलत आरोप लगाए, लेकिन असल में एचएएल का 126 विमानों का ठेका अनिल अंबानी के पास गया। देश के कई एयरपोर्ट इस समय अडानी के पास हैं। इनको ठेके पर अडानी को देने की बड़ी चर्चा रही है। राहुल ने वो सवाल भी उठाया। राहुल ने कहा कि एक नियम है, जिसके पास हवाई अड्डों का पूर्व अनुभव नहीं है वो हवाई अड्डों के विकास में शामिल नहीं हो सकता है। इस नियम को बदल दिया गया और अडानी को 6 हवाई अड्डे दे दिए गए। उसके बाद भारत के सबसे लाभदायक हवाई अड्डे मुंबई एयरपोर्ट को GVK से CBI, ED जैसी एजेंसियों का उपयोग करके अपहरण कर लिया गया और भारत सरकार द्वारा अडानी को दे दिया गया। संसद में बोलते हुए राहुल गांधी ने मोदी और अडानी के रिश्तों को लेकर कहा कि रिश्ते कई साल पहले शुरू होते हैं, जब नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री थे। एक व्यक्ति पीएम मोदी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा था। वो पीएम के प्रति वफादार था और उसने मोदी को एक वाइब्रेंट गुजरात के विचार के निर्माण में मदद की। असली जादू तब शुरू हुआ जब 2014 में पीएम मोदी दिल्ली पहुंचे। अब कश्मीर, हिमाचल के सेब से लेकर बंदरगाहों, हवाई अड्डों और यहाँ तक कि जिन सड़कों पर हम चल रहे हैं, सिर्फ अडानी की बात हो रही है। तमिलनाडु, केरल से लेकर हिमाचल प्रदेश तक हम हर जगह एक ही नाम अडानी सुनते आ रहे हैं। पूरे देश में सिर्फ अडानी 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 है। लोग मुझसे पूछते थे कि अडानी किसी भी बिजनेस में आता है, कभी फेल नहीं होता। युवाओं ने हमसे पूछा कि अडानी अब 8 से 10 क्षेत्रों में हैं और 2014 से 2022 तक उनकी कुल संपत्ति $8 बिलियन से $140 बिलियन तक कैसे पहुंच गई। राहुल गांधी जब ये आरोप लगा रहे थे, तब बीजेपी के कई सांसदों ने उनका विरोध किया। सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि आप पीएम पर आरोप लगा रहे हैं, आप आरोपों का सबूत दीजिए और बताइए कि मोदी सरकार में कौन से नियम बदल गए। दिल्ली हाईकोर्ट ने विवादित वर्जिनिटी टेस्ट पर मंगलवार को सुनवाई के बाद एक अहम फैसला सुनाया। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हिरासत में महिला बंदी और आरोपी किसी का भी वर्जिनिटी टेस्ट कराया जाना असंवैधानिक है, फिर चाहे वो न्यायिक हिरासत में हो या पुलिस हिरासत में। दिल्ली हाईकोर्ट की जस्टिस स्वर्णकांत शर्मा की सिंगल बेंच साल 1992 में केरल में हुए सिस्टर अभया की हत्या के लिए दोषी सिस्टर सेफी के वर्जिनिटी टेस्ट को असंवैधानिक करार दिया और कहा कि हिरासत में भी किसी व्यक्ति की मूल गरिमा को बरकरार रखा जाना चाहिए। इस मामले में जिसका उल्लंघन किया गया है, जस्टिस शर्मा ने सिस्टर सेफी को आपराधिक मामला खत्म होने के बाद उनके मानवाधिकारों के उल्लंघन के लिए मुआवजा मांगने की स्वतंत्रता दी। बता दें, सिस्टर अभया 27 मार्च 1992 को केरल के कोट्टायम जिले के सेंट पायस कॉन्वेंट के एक कुएं में मृत पाई गई थी। लोकल पुलिस और क्राइम ब्रांच ने उस समय इसको आत्महत्या का मामला बताया था। 1993 में सिस्टर बानिकासिया और कन्नाया कैथोलिक चर्च की 67 अन्य ननों द्वारा तत्कालिक मुख्यमंत्री के करुणाकरन को पत्र लिखकर दावा किया गया था कि मामले की ठीक से जांच नहीं हुई। उसके बाद से इस मामले को CBI को सौंप दिया गया था। दिल्ली के मेयर पद को लेकर आम आदमी पार्टी और बीजेपी के बीच रस्साकशी जारी है। सुप्रीम कोर्ट जहां इस मुद्दे पर कल बुधवार को सुनवाई करने वाला है, वहीं दिल्ली में दोनों पार्टियों ने आज मंगलवार को एक दूसरे के खिलाफ प्रदर्शन किया। दिल्ली में मेयर का चुनाव अब तक 3 बार टल चुका है। MCD में आपका बहुमत है, लेकिन बीजेपी तकनीकी आधार पर अपना मेयर बनाना चाहती है। दिल्ली में मेयर पद महिला के लिए आरक्षित है। आपकी ओर से शैली ओबेरॉय और बीजेपी की ओर से रेखा शर्मा उम्मीदवार हैं। मंगलवार को आपने यहां बीजेपी मुख्यालय के पास विरोध प्रदर्शन किया। आप इस बात का विरोध कर रही है कि उपराज्यपाल द्वारा नामित 10 सदस्य मेयर चुनाव में कैसे मतदान कर सकते हैं में की थी और सदन चालक। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री और कर्नाटक विधानसभा में विपक्ष के नेता सिद्धारमैया की टिप्पणी से विवाद खड़ा हो गया। कांग्रेस नेता सिद्धारमैया ने कहा है कि मैं हिंदू विरोधी नहीं बल्कि हिंदुत्व विरोधी हूँ, क्योंकि हिंदुत्व हत्या, हिंसा और भेदभाव के लिए है। कलबुर्गी में कांग्रेस के पूर्व विधायक BR पाटिल की किताब के विमोचन के दौरान सिद्धारमैया ने कहा, हिंदुत्व संविधान के खिलाफ है। हिंदुत्व और हिंदू धर्म अलग हैं। मैं हिंदू धर्म के खिलाफ नहीं हूँ, मैं एक हिंदू हूँ, लेकिन मनुवाद और हिंदुत्व का विरोध करता हूँ। कर्नाटक के पूर्व CM का ये बयान ऐसे समय आया है जब कर्नाटक में विधानसभा के चुनाव नजदीक हैं। कांग्रेस को राज्य में बेहतर स्थिति में माना जा रहा है। उन्होंने कहा, कोई भी धर्म हत्या और हिंसा का समर्थन नहीं करता है, लेकिन हिंदुत्व और मनुवाद हिंसा और भेदभाव का समर्थन करते हैं। अपने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर चर्चा। सुप्रीम कोर्ट ने एडवोकेट लक्ष्मण चंद्र विक्टोरिया गौरी को मद्रास हाई कोर्ट में बतौर जज नियुक्ति के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। लाइव लॉ की रिपोर्ट के अनुसार जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस BR गवई की बेंच ने कहा, यह नहीं माना जा सकता है कि कॉलेजियम गौरी की राजनीतिक पृष्ठभूमि या उनके आर्टिकल से अवगत नहीं था, जो बाद में सार्वजनिक रूप से डोमेन में आए हैं। कोर्ट ने कहा, उन्हें केवल एक अतिरिक्त न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जा रहा है और ऐसे उदाहरण हैं जहां व्यक्तियों की पुष्टि नहीं की गई है। बता दें, गौरी के अपॉइंटमेंट के खिलाफ मद्रास हाईकोर्ट के 22 वकीलों के ग्रुप ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि गौरी बीजेपी के नेता हैं,
वो भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा की महासचिव हैं। वकीलों ने कहा था कि विक्टोरिया गौरी ने इस्लाम को हरा आतंक और क्रिश्चियनिटी को सफेद आतंक जैसे बयान भी दिए थे। हालांकि बेंच ने इस याचिका को खारिज कर दिया और कहा कि अदालत न्यायिक पक्ष पर कॉलेजियम को अपने फैसले पर पुनर्विचार करने का निर्देश नहीं दे सकती है। के 10 शेयरों में से केवल पत्रकार राणा अयूब को मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को उन्हें भेजे गए समन के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया। 31 जनवरी को जस्टिस बी रामासुब्रमण्यन और जस्टिस जेबी पारदीवाला की बेंच ने अयूब की याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया, जिसमें उनके खिलाफ अदालत के समन को चुनौती दी गई थी। बता दें, ईडी ने राणा अयूब पर आरोप लगाया है कि उन्होंने अच्छे काम करने के लिए क्राउड फंडिंग के जरिए जो पैसा जुटाया था उसे मनी लॉन्ड्रिंग करके महंगी चीजें खरीदने पर खर्च किया गया। इस मामले में राणा अयूब के खिलाफ उत्तर प्रदेश के इंदिरापुरम में एफआईआर दर्ज की गई और गाजियाबाद स्थित विशेष पीएमएलए अदालत ने उन्हें समन भेजा था। उन्होंने इसी समन को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी। हालांकि कोर्ट ने अब याचिका को खारिज कर दिया है। पत्रकार की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट वृंदा ग्रोवर ने तर्क दिया था कि गाजियाबाद कोर्ट को शिकायत पर संज्ञान लेने का अधिकार नहीं है। याचिकाकर्ता मुंबई की निवासी हैं और आरोप मुंबई में केटो नामक एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से फंड जुटाने से संबंधित है। जिस खाते में पैसा जमा किया जाता है वो भी नई मुंबई में है। तबाह हो गए हैं। पड़ोसी देश ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर और कप्तान रहे एरॉन फिंच ने T20 इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने का ऐलान कर दिया है। बता दें, इससे 1 साल पहले उन्होंने एक दिवसीय क्रिकेट को भी छोड़ने का फैसला किया था। इसके बाद से माना जा रहा था कि वो T20 क्रिकेट से भी संन्यास ले सकते हैं। हालांकि वो IPL और BBL जैसी लीग में खेलते रहेंगे। बता दें कि फिंच ने साल 2021 के T20 क्रिकेट वर्ल्ड कप में ऑस्ट्रेलिया का नेतृत्व किया था। अब तक की खबरों में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रह सकते हैं आप सत्य हिंदी के साथ। नमस्कार।